बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने, मगर लगता यूं है कि हुकूमत अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गई है। खान साहब को बचाने वाले भी उनके दाएं बाएं नजर आते हैं और उनको गिराने वाले भी लगता है उनके कहीं आस पास है। और ये दो ग्रुपों की लड़ाई है जो पहले शायद कभी एक हो, लेकिन अब ये लगता है कि वो हरगिज एक नहीं। और ये शक खुद खान साहब को भी है कि उनकी जड़ें काटने वाले भी अंदर मौजूद है। तो देखा जाए तो एक तरफ हुकूमत बचाने की तगोदो और भाग दौड़ भी नजर आती है, और दूसरी तरफ हुकूमत के खिलाफ भी जो माहौल बन चुका है या बन रहा है उसको भी किसी ना किसी तरफ से हलाशेरी मिल रही है। एक ग्रुप वो है जो खान साहब की मदद पर कमर बस्ता है, जो 3 साल पुरानी संभाल कर रखी गई एक वीडियो को बवक्त जरूरत इस्तेमाल करने के लिए वायरल कर देता है। वो ये नहीं देखता कि इसमें खान साहब का फायदा है या नुकसान। बज़ाहिर अरकान असेंबली की वीडियो से हुकूमत को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है, लेकिन इसमें बहुत से अहम पहलू नजरअंदाज किए गए हैं, जिसके बाद लगता यूं है कि यह वीडियो हुकूमत के गले पड़ गई है। एक ऐसी वीडियो जिसके वजूद का खुद खान साहब ने तज़किरा किया 2018 में, बल्कि इस वीडियो के अहम किरदार को ड्राई क्लीन करके वो अपनी हुकूमत का पिछले 3 साल से वजीर बना चुके हैं। तो किसी ने शायद कहा होगा कि एक वजीर की कुर्बानी देकर हाई मॉरल ग्राउंड लेना ज्यादा जरूरी है, लेकिन उनका मुतबा नजर इस वक्त सेनेट इलेक्शन है। तो खान साहब को, ताकि खान साहब को सेनेट में कामयाबी दिलाई जाए जो इस वक्त अदाद शुमार के मुताबिक बनती है, खुफिया बैलेटिंग की सूरत में वो बरतरी कम हो सकती है। तो सबसे ज्यादा खतरा खान साहब को अपने अरकान से है, उसके बाद इत्तेहादी जमातों से है जो हुकूमत के इत्तेहादी होते हुए भी नंबर गेम को उल्टा सकते हैं। अब दूसरा ग्रुप वो है जो ना सेनेट इलेक्शन को फोर्स ही कर रहा है, ना वो हुकूमत को इख्तिदार में देखने का ख्वाह है, और हुकूमत मुखालिफ कुव्वतों को कहीं ना कहीं उसकी सपोर्ट हासिल है। तो कहने वाले ये कहते हैं कि इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन पर जो आंसू गैस के गोले बरसाए गए, उन पर जो शेलिंग की गई, और पूरा इस्लामाबाद मैदान कारजार बना रहा, डी चौक से लेके पार्लियामेंट तक और रेड जोन में जाने तक जो झगड़ा हुआ, जो मनाजर पूरी कौम ने देखे, वो मनाजर क्रिएट किए गए। बड़ा आसान काम था, सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज करना था, उन्हें एहतजाज करने दिया जाता, जिस तरह दीगर बहुत से लोग इस्लामाबाद में कई रोज से सरापा एहतजाज बने हुए हैं, लेकिन बाकायदा उन्हें रोक कर उन पर आंसू गैस बरसाकर एक माहौल क्रिएट किया गया। क्योंकि उसकी बड़ी वजह जो लोग कह रहे हैं वो उस मामले से तवज्जो हटाने की कोशिश है जो हुकूमत के गले पड़ चुका है। वो वीडियो जो हुकूमत ने कल बड़े तमतराक से जारी की थी, उस वीडियो के हवाले से कई अहम सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि वो वीडियो बज़ाहिर बैकफायर हो चुकी है। तो आज जरूरी था कि उससे लोगों की तवज्जो हटाई जाए। अब चूंकि इस वीडियो में बड़े बड़े लोगों के नाम आ चुके हैं, वजीर आजम पर भी इल्जाम है कि उनके पास उन्हें 3 साल पहले इस वीडियो का इल्म था, लेकिन 3 साल बाद आज सेनेट के इलेक्शन से पहले उन्होंने इस वीडियो को जारी करना क्यों जरूरी समझा। लेकिन वो वजाहतें देते फिर रहे हैं कि उन्हें किसी वीडियो को कोई इल्म नहीं था। इसके अलावा उस वक्त केपी के वजीर आला परवेज खटक पर भी इल्जाम है कि उन्होंने अरकान असेंबली को पैसे दिए, स्पीकर केपी के ऑफिस में दिए। तो स्पीकर केपी के जो अब स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर, तो सभी वजाहतें देते फिर रहे हैं कि इस मामले में उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब खान साहब ने तो 2-4 हाथ आगे जाकर इस मामले को ना सिर्फ निपटाने की कोशिश की है, बल्कि उन्होंने एक और बड़ा धमाका किया है। पहले तो उन्होंने इस वीडियो के हवाले से किसी भी नॉलेज का या बाइल्म होने का इनकार किया, उसके बाद उन्होंने सेनेट में वोट का नया रेट भी निकाल दिया। ये सवाल पूछना कि वीडियो मेरे पास अगर ये वीडियो होती तो वो जो हमने 20 लोग निकाले थे, उन्होंने 2 ने तो मेरे पे केसेस किए होते, मैं अदालत में क्यों ना ये वीडियो ले जाता अगर मेरे पास होती। हमारा वकील जो 2 साल से जब जा रहा है अदालत में, तो वो वीडियो दिखा देता, केस ही खत्म हो जाता। इस वक्त बलूचिस्तान में एक सेनेटर बनने का जो रेट जा रहा है 50 करोड़ से 70 करोड़ पे जा रहा है। इनकी जो लीडरशिप है दोनों मेन पार्टीज की और फजल रहमान, ये सबको पता है कि पैसा चलता है, और फजल रहमान तो सबसे ज्यादा पैसा बनाया इसने। गवर्नमेंट के लिए ज्यादा आसान है
हमारे लिए अपनी जितनी हमारी सीटें हैं उनसे ज्यादा हम ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पावर होती है। जबकि मैं आज आपको कह रहा हूं कि यही लोग रोएंगे जबकि देखें जी तहरीक इंसाफ की सीट से ज्यादा मिल गए हमें सेनेटर्स, ये लोग रोएंगे। अभी मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि हम ज्यादा सीटें ले सकते हैं। तो जब इस मुल्क का वजीर आजम ये कहे कि सेनेट इलेक्शन में वोट बिक रहे हैं और उसकी कीमत इतनी है, तो फिर इस मुल्क के ईवानों की क्या इज्जत और तौकीर रह जाती है। तो मेरा गुमान ये है कि खान साहब अब भी सुनी सुनाई बात करें। उन्हें किसी ने बताया होगा कि इतना पैसा चल रहा है, वरना इसका भी कोई ना कोई सबूत होता तो अवाम के सामने रख चुके होते। खुद खान साहब ने जब इस वीडियो के हवाले से लाइलमी का दावा किया तो उसका पोल भी खुल गया। लेकिन खान साहब की यह बात अगर मान भी ली जाए कि 2018 के सेनेट इलेक्शन में उनके अरकान की पैसे पकड़ते हुए वीडियो खान साहब ने देखी नहीं थी, या उनके इल्म में नहीं थी, या वो भूल गए होंगे, तो ये मानी जा सकती है बात। क्योंकि जिनको उनकी अहलिया याद कराए कि वो इस मुल्क के वजीर आजम है और इस मुल्क के मसाइल हल करना उनकी जिम्मेदारी है, जिनको रुपए की वैल्यू गिरने का पता टेलीविजन से चलता है, हालांकि रुपया खुद हुकूमत ने गिराया था, और जिनको इख्तिदार में आने के बाद पता चलता है कि मुआशी हालात कितने खराब हैं, तो जिनको अपनी बातों और कामों का पता ही दूसरे लोगों से चलता है, वो सुनी सुनाई बात पर इतने यकीन से गुफ्तगू करते हैं कि जैसे वो ऐनी शाद हो। तो वो अगर ये कहते हैं कि उन्होंने पहली बार वीडियो देखी है तो मान लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि याद माजी अजाब है यार। तो मीडिया से जो बहुत से लोग नाराज हैं वो किसी वजह के बगैर नाराज नहीं है। वजह यह कि मीडिया बहुत सी ऐसी बातों को याद दिला देता है जो बहुत से लोगों को भूली होती हैं। वीडियो सामने आई तो उसके बाद वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट किया और लिखा कि वीडियोस में वो शर्मनाक तरीका नुमाया है जिसे सियासतदान सेनेट में वोटों की खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। वजीर आजम ने मजीद लिखा कि पीडीएम नामी साजिशी ग्रुप अब करप्शन दोस्त निजाम की हिमायत के जरिए यही सब कुछ तो बचाना चाहता है। हम बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग के इस सिलसिले के खात्मे के लिए पूरी तरह पुरअज़म हैं। मगर क्या वजीर आजम को भी इस वीडियो का आज ही पता चला, या तहरीक इंसाफ की क़यादत को पहले से इस वीडियो का पता था? अप्रैल 2018 में इमरान खान ये बता चुके थे कि उनके पास वीडियो है। सुना कि एक पार्टी 30 अपने एमपीज को करप्शन के ऊपर निकाल दे। हमें पता तो पहले चल गया था। हमने आपको चार्जशीट किया हुआ है। आए, हम आपको बुला रहे हैं, आए बैठे, मैं आपको अपनी आंखों से दिखाऊंगा। आप नोट गिन रहे हैं, आप देखेंगे कि आपकी वीडियो आप नोट गिनते हुए। 2018 के सेनेट इंतखाबात में हैरानकुन तौर पर पीपल्स पार्टी के 2 अरकान सेनेटर मुंतखब हो गए, हालांकि उनके सूबाई असेंबली में सिर्फ 7। हमारे पास उनके भी नाम आ गए हैं। मैं ये चाहूंगा कि क्या बाकी पार्टीज में हिम्मत है इन लोगों को निकालने की? हम इंतजार कर रहे हैं कि बाकी पार्टीज भी कोई कदम उठाएं। मगर आज जो वीडियो सामने, देखिए कई दफा होते हैं कि हमने भी सुना था कि वीडियोस हैं, लेकिन मैंने देखी नहीं थी। मैंने भी सुना हुआ था। मैं खैबर पख्तूनख्वा से हूँ। सेनेट के इलेक्शंस में गो कि मैं कैंडिडेट नहीं था उस वक्त, मेरी टर्म रहती थी, लेकिन आज जब हमने सब अपनी आंखों से देखा है, मैंने पहली दफा देखा है, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी पहली दफा देखा होगा, और इसीलिए ये फैसला हुआ। अगर आपने नहीं देखी थी, मैं मान लेता हूं आपने नहीं देखी होगी, मगर वजीर आजम ने तो तकरीर की कि हमारे पास वीडियो है जिसमें आप पैसे गिन रहे हैं, तो वजीर आजम ने बगैर देखे ये दावा कर दिया, तो पार्टी में किसी ने भी नहीं देखी थी? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है शासिद। देखिए कई बातें होती हैं जो कि आपके जो बड़े कंफर्म सोर्सेज से आपको पता चलता है तो आप उसका जिक्र करते हैं, और अगर उन्होंने जिक्र किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने वो वीडियो भी देखी थी। आज तो ये है वो एविडेंस जिसके मुताबिक खान साहब खुद इस बात का इकरार कर चुके हैं कि उन्होंने 2008-18 में वो वीडियो देख रखी थी। खुद उन्होंने लोगों को नोट गिनते देखा, तो उसके बाद किसी बात की क्या गुंजाइश रह जा सकती है? लेकिन वो कहते हैं ना, ख्वाजेदा गोवा ख्वाजा, तो हम ख्वाजा ही कह सकते हैं। कुछ और कहेंगे तो बहुत से लोग बुरा मान जाएंगे कि देखिए मिसाल भी दी तो किसकी दी। तो हकीकत हाल ये है कि हुकूमत का एक और बड़ा झूठ मीडिया ने रंगे हाथों पकड़ लिया है। खुद खान साहब ये इकरार कर चुके हैं कि उनके पास वीडियो मौजूद है, या उन्होंने वीडियो देख रखी है जिसमें उनके लोग नोट गिन रहे हैं। लेकिन 3 साल बाद वीडियो जारी करके तासुर दिया जा रहा है कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था कि उनका एक वजीर उस मकरू धंधे का हिस्सा है। अब चूंकि यह सवाल उठ गया है कि अगर खान साहब को इल्म था कि इस वीडियो में किसने माल पकड़ा है, तो फिर उसमें से एक शख्स को 2-2.5 साल से खैबर पख्तूनख्वा का वजीर कानून क्यों बनाए रखा? तो हुकूमत इसका जवाब नहीं दे पा रही, सवाए इस बात की कि सानू तो पता ही नहीं सी,
और हद तो ये है कि हाँ सब मान भी रहे कि वीडियो देख रखी थी, लेकिन आज वो इस बात से इनकार भी कर रहे हैं कि उन्होंने वीडियो देख रखी थी। तो दोनों बयान खान साहब के हैं, एक में फरमा रहे हैं कि वीडियो मौजूद है, उन्हें इल्म है, और आज खान साहब कहते हैं कि वीडियो होती तो मैं अदालत ले जाता। और दूसरे वजीर साहब जिनके बारे में मैंने कहा खाजे का गवाह खाजा, वो ये फरमा रहे हैं कि खान साहब सुनी सुनाई बात कर रहे हैं, उन्होंने पहली बार वीडियो देखी है, इसलिए कहते हैं कि जैसी कोको वैसी कोको के बच्चे। लोग तो इसकी मिसाल इस तरह दे रहे हैं कि एक चौकीदार रोज ये कहता था कि बड़ी चोरियां हो रही हैं, लेकिन उसकी बात कोई मानता नहीं था। फिर एक रोज उसने ऐसी वीडियो पेश की जिसमें वो खुद चोरी कर रहा था, तो सीना फुलाकर कहने लगा अब यकीन आया कि चोरी हो रही है। तो हुकूमत ने भी कुछ इसी किस्म की वीडियो जारी की है जो कि बैकफायर कर गई है। तो हुआ क्या है, फिर हुआ ये कि आज पूरा दिन इस पर कोई बात नहीं हो रही, लोग बात कर रहे हैं सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज पर, उनके ऊपर होने वाले तशद्दुद पर। सारा दिन बॉल टू बॉल कमेंट्री होती रही। हुकूमत के खिलाफ एहतजाजों का मौसम चुके शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। ऐन उस मौके पर जब सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फेडरल कैपिटल में निजाम हुकूमत बुरी तरह मफलूज हो चुका है। बिजली के नरखों में इजाफे की खबर अवाम पर बम बनकर गिरी है। तो हुकूमत ने मुलाजमीन को जिस तरह जायज हकूक मांगने पर निशाना बनाया है, उन पर शेलिंग की है, उससे तो लगता ही है कि जैसे सरकारी मुलाजमीन नहीं कश्मीर या फलस्तीन के मुसलमान हैं जिन्हें भारत और इसराइल की हुकूमतें जुल्म का निशाना बना रहे हैं। आज हालात ये है कि हर तबका हाय जिंदगी के लोग हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। क्लर्क एहतजाज पर आए हैं, सरकारी मुलाजमीन एहतजाज के लिए निकले हैं, तो लेडी हेल्थ वर्कर भी पहुंच गई हैं, धरने हो रहे हैं। तो पाकिस्तान का मरकजी दारुल हुकूमत दूसरे लफ्जों में मैदाने कारजार बना हुआ है, काम काज अमली तौर पर मफलूज है। और इस मुल्क का कैपिटल इस तरह मफलूज हो जाए तो फिर उस मुल्क में निजाम कैसे चलेगा। हुकूमत के पास कोई ठोस हिकमत अमली नजर नहीं आती कि वो इस्लामाबाद को प्रोटेक्ट कर सके। और यही बात इस वक्त इस्लामाबाद के हलकों में गूंज रही है कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाज क्यों बढ़ते जा रहे हैं, और हुकूमत के पास उस एहतजाज को रोकने की कोई कैपेसिटी नहीं। इस्लामाबाद का डी चौक दूसरे लफ्जों में किसी मकबूजा इलाके का मंजर पेश कर रहा है। ये वही डी चौक है जहां खान साहब ने कई रोज तक धरना दे रखा था। तो एक बात यह भी तय है कि पुलिस में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एक छोटे से जुलूस को या एक जमात को किसी तरीके से भी प्रोटेस्ट करने से रोक सके, या फिर इस तरह का जो मनाजर देखने में आए हैं। अगर कल को अपोजिशन पहुंच गई इस्लामाबाद तो फिर क्या सूरत हाल होगी। उनको अगर वायलेंट हो गए लोग, हमने पिछले धरने में देखा था जब खान साहब और तारिक कादरी इस्लामाबाद गए थे तो लोग पार्लियामेंट हाउस पर चढ़ गए थे, पीडीपी में घुस गए थे। तो ये तो चंद एक लोग हैं। तो हुकूमत की अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग पे सवाल उठ गया है। बहुत सी ताकतें इससे पहले धरनों लॉन्ग मार्च के करने वालों को वापस भेजती रही हैं, लेकिन अब हुकूमत के पास वो शायद सहूलत मुयसर नहीं कि अगर इस तरह का प्रोटेस्ट होता है तो उसको किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। अब जो सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं वो भी अपनी जगह एक जेन्युइन मसला है। सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन अपनी तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। तो पुलिस और मुलाजमीन में जो झड़पें हुई उसने आज पूरा इलाका मैदान जंग बना दिया। आज सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाज की करते हुए रैली निकालनी थी और इसकी कॉल दी गई थी, और इन लोगों ने सेक्रेटरीट से पार्लियामेंट हाउस तक जाना था, एक प्रोटेस्ट करना था और अपनी तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर रहे थे कि पुलिस की भारी नफरी ने सरकारी मुलाजमीन पर आंसू गैस की शेलिंग कर दी, उन्हें सेक्रेटरीट में पहले निकलने से रोका, उसके बाद फिर जगह जगह रुकावटें खड़ी की, तो बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद फिर ये एक फजा बन गई। और ये वहां पे आपको पता है इस तरह का सूरत हाल हो तो अफवाहें बहुत जल्दी फैलती है। तो सारे के सारे सरकारी मुलाजमीन जो फेडरल कैपिटल में थे, जो दाएं बाएं थे, दूसरे शहरों में थे, सब इस्लामाबाद पहुंच गए। तो शाम तक सूरत हाल ये हो गई कि पुलिस जो है वो आगे आगे और मुलाजमीन पीछे पीछे। पहले मुलाजमीन आगे आगे थे, फिर पुलिस पीछे पीछे थी। तो सेक्रेटरीट चौक मैदान जंग बना, कंटेनर हटाए, पार्लियामेंट की तरफ मार्च हुआ, दर्जनों लोग गिरफ्तार हुए। तो काबीना डिवीजन के मुलाजमीन ने वजारत इतलात में दाखिल होते शिबली फराज की गाड़ी रोकी, उन्हें यह कहा कि हमारे रहनुमा को रिहा कर दें। लेकिन फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के मुलाजमीन की बात नहीं सुनी गई, तो उन्होंने मेन श्रीनगर हाईवे दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद कर दी।
तो इस्लामाबाद अमली तौर पर मफलूज होकर रह गया, ट्रैफिक जाम हो गया, मुलाजमीन की हड़ताल थी, वजारतों महकमों डिवीजन में वैसे सरकारी काम नहीं हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान का कैपिटल तवील मुद्दत के लिए यानी कई घंटों के लिए बंद रहा। और जब मैं ये बात कर रहा हूं तो उस वक्त भी ये झगड़ा चल रहा है, अभी तक इसमें कोई ऐसा माहौल नहीं बना कि कोई सोल्यूशन सामने आ चुका हो। हुकूमत ये कहती है कि हमने ग्रेड 1 से 16 तक की तनख्वाह में 24% इजाफे की मंजूरी दी है, लेकिन फेडरल कैपिटल जो लोग हैं, फेडरल कैपिटल के मुलाजमीन हैं, वो ये कहते हैं कि आप ग्रेड 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह में भी इजाफा करें और 40% इजाफा करें, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, और सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाह में भी इजाफा किया जाए। हुकूमत एक बात तो दुरुस्त कर रही है कि सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफे का मामला सूबाई हुकूमत का है, लेकिन बाकी जो मामला है फेडरल कैपिटल के वो तो हुकूमत एड्रेस कर सकती है। और फिर इस हुकूमत की 3 सूबों में हुकूमत है तो अपने सूबाई हुकूमतों को कह सकती है कि जनाब इसमें इजाफा करें। अब फेडरल कैपिटल में सेक्रेटरीट का काबीना डिवीजन, कोसार कॉम्प्लेक्स, वजारतों के मुलाजमीन वो सब के सब दफ्तरों से बाहर निकल आए। तो कारोबार अमूर जो है, तो इस्लामाबाद की सूरत हाल को देखकर यह कहा जा सकता है कि मामला खराबी की जानब जा रहे हैं। इसके बाद आपको पता है 2-4-6 दिन के बाद एक और तहरीक के लोग, वो भी फ्रांसीसी सफीर को निकालने का मुतालबा कर चुके हैं, तहरीक लब्बैक के लोग, उन्होंने भी कॉल दी इस्लामाबाद जाने की। अगर हुकूमत ने उनकी दी गई डेडलाइन के मुताबिक फ्रांसीसी सफीर को ना निकाला तो वो भी चंद दिनों बाद इस्लामाबाद में होंगे। उसके बाद 26 मार्च अपोजिशन ने एक डेट दे रखी है। तो हुकूमत कितना भी इस बात से इनकार कर ले कि हालात खराब नहीं है और बड़ा अच्छा चल रहा है, हर चीज बड़ी जबरदस्त चल रही है, ये जो मनाजर हैं ये बताते हैं कि मामला हाथ से निकलते जा रहे हैं। यहां पे लेकिन ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस मौजू पे और भी बात करेंगे। इसके अलावा भी और अहम मौजूआत हमारे पास मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत होते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। हुकूमत के मशवरे बड़े नादर होते हैं। 2 की जगह 1 रोटी खाएं, चीनी कम इस्तेमाल करें, टमाटर नहीं मिल रहा तो दही इस्तेमाल करें, पेट्रोल कम इस्तेमाल करें। उसके बाद पेश खिदमत है शिबली फराज साहब का सरकारी मुलाजमिन को एक नादर मशवरा, वो जो तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज करें, उन्हें मशवरा दिया गया है कि अपने अखराजात कम करें। सर गिरफ्तार लोगों को रिहा करवाएं। सर हम 23,000 में क्या करके कम करें हमें बताएं आप। सर टैक्स की कम नहीं कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। यानी जिसका वजीर आजम जिस मुल्क का, वो ये कहे कि मुझे जो तनख्वाह मिलती है उसमें मेरा गुजारा नहीं होता, हालांकि उनकी तनख्वाह हजारों में नहीं लाखों में है। और बहुत से वफाकी वज़रा और बहुत से मुशीरान लाखों में तनख्वाह लेते हैं, लेकिन वो भी रोते रहते हैं हमारा गुजारा नहीं होता। और सरकारी मुलाजमीन जिनके अखराजात खुद हुकूमत मानती है कि 100% बढ़ गए हैं, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा बढ़ गए हैं। जब से रुपया डी वैल्यू हुआ है, खुद खास साहब ने कहा महंगाई होती है जब रुपया डी वैल्यू होता है, तो ये तो मानने कि रुपया डी वैल्यू हुआ है, महंगाई भी हुई है। तो फिर जिनकी तनख्वाहें बढ़ी नहीं है उनके लिए तो हालात फिर बहुत ही खराब हो गए। वो अगर तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा करें तो जवाब ये कि अखराजात कम करो। तो इससे लगता यूं है कि वो जो तब्दीली की बात खास साहब करते थे, वो तब्दीली ये है कि हमें फिर पत्थर के दौर में वापस भेज दें। जिनके पास अरकान असम्बली को तरक्याती फंड देने के लिए 50-50 करोड़ है, अभी खास साहब ने ऐलान किया था कि हम अरकान असम्बली को 50-50 करोड़ देंगे, जो रोजाना बैठ के 40-50 तर्जमान ये दावे करते हैं कि जनाब हमने खजाना भर दिया है। जब नवाज शरीफ गया था वो तो खजाना खाली था। आज हमने मईशत को दुरुस्त सिमत पर डाल दिया। उनके पास अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए ना कोई लायामल है ना कोई पैसा है। तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। अगर कोई हकूक मांगने निकले
तो उस पर लाठियां बरसाएं, आंसू गैस से शेलिंग करें। किसान निकले, पिछले दिनों निकले थे मुतालबात के हक में, तो एक किसान मार दिया था। आज सरकारी मुलाजिम निकले हैं तो उन पर आंसू गैस के एक्सपायर गोले बरसा दिए, दर्जनों मुलाजिम बेहोश हुए हैं। तो सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहों का मसला हो या कोई और मसला हो, हुकूमत हर मसले को ऐसे हैंडल करती है कि वो छोटा सा मसला भी एक पहाड़ बन जाता है, एक बहरान बन जाता है। और इस लापरवाही के पीछे वही एटीट्यूड है वो जिसकी तान मुखालफिन पर टूटती है और उन्हें यह लगता है कि अगर हुकूमत पर कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है या कोई अपना हक मांग रहा है, महंगाई की बात कर रहा है या कोई रोध हो रहा है, तो उनको लगता है कि इसके पीछे तो अपोजिशन है। तो जिनका दावा इस मुल्क को मदीना की रियासत बनाने का था, क्या वो ये बता सकते हैं कि क्या रियासत मदीना में ये सब कुछ होता था? आगे बढ़ते हैं और वीडियो स्कैंडल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं कैपिटल टॉक में हामिद मीर, और गुफ्तगू सुनते हैं और सेनेटर वलीद इकबाल उनके साथ मौजूद है। हुकूमत का मौक़िफ़ जानते हैं इस वीडियो के हवाले से, वॉच दिस। पख्तूनख्वा असेंबली का एक एमपीए, सबको पता था कि इसने पैसे पकड़े हैं। उसके बाद उसने पार्टी छोड़ी और तहरीक इंसाफ में शामिल हो गया। अब जब 2021 में उसकी वीडियो सामने आती है तो उससे इस्तीफा ले लिया गया, तो क्या बात खत्म होगी? जब आपको पता था कि इसने पैसे पकड़े हैं 2018 में, आपने उसको पार्टी का टिकट क्यों दिया, उसको वजीर क्यों बनाया? इसकी पूछताछ कौन करेगा? इसके इस सवाल के जवाब में एक सवाल जो बराह रास्त उठता है वो तो ये है कि अगर ये ओपन बैलेट हो तो ये कहानी ना होना। फिर तो सबसे पहले तो ये है ना, तो ओपन बैलेट की ये बात तो ओपन बैलेट के हाथ में जाती है। बिल्कुल ठीक है कि ये अगर ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी वाला जो मुहावरा है, सबसे पहली बात तो उसमें ये आती है कि इसको इसीलिए हम चाहते हैं कि ये बार-बार सवाल इसलिए कर रहा हूं कि मुझे ये जाती तौर पे पता है, मैं नाम बता सकता हूं लोगों के जिन्होंने 2018 में इमरान खान साहब को वीडियो दिखाई थी, इन एमएनए एमपीएस की वीडियो दिखाई थी, तो उन्होंने कार्रवाई की थी इनके खिलाफ, और उनको पता था कि इसमें ये सुल्तान मोहम्मद साहब भी शामिल है। देखिए जी, मैं इस तफसील से वाकिफ नहीं हूं, तो मैं हूं ना वाकिफ। नहीं तो मैं जिस सवाल आप मुझसे कर रहे हैं तो जिस तफसील से मैं वाकिफ ना हूं, मैं उसका मफरूजे पर तो मैं जवाब नहीं दे सकता। ये ना समझिएगा कि मैंने सिर्फ आपको सवाल किया, इसलिए मैंने सवाल शिबली, मुझे तो यही पता ना कि वो आज आई। आप फरमा रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर या मेरे पार्टी चेयरमैन के इल्म में, उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, मेरे पार्टी चेयरमैन के इल्म में थी। बहरहाल मैंने कहा ना जी, मेरे पार्टी चेयरमैन के इल्म में, अगर मैं मफरूजे पे बात कर रहा हूं कि मेरे पार्टी चेयरमैन के अगर इल्म में थी भी, तो जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया, पार्टी चेयरमैन की जुरिस्डिक्शन अपनी पार्टी के लोगों पे होती है, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों पे तो फौरन कार्रवाई कर दी। और अब ये आज अगर ये इंकशाफ होता है तो उन्होंने अपने वजीर की भी जो है इस्तीफा जो, लेकिन इस बंदे को किसने ले लिया। लेकिन मैं फिर वापस उसी पे आता हूं, इस बंदे को किसने मैं वापस उसी पे आता हूं कि ये अगर ओपन बैलेट होता तो ये कहानी ही नहीं होती। देखिए, खान साहब ने अगर जानबूझकर करप्शन में मुलव्वस अफराद को अपनी पार्टी में शामिल किया है तो इसके पीछे उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते थे और वज़ीर-ए-आज़म बन गए। अब ये करप्शन का खात्मा, तब्दीली, ये सारे सियासी नारे हैं। वो कहते हैं मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, तो अब क्या जरूरत है उन्हें ये मानने की या पहचानने की कि किसी शख्स ने पैसे लिए थे और अब वो उसका वजीर है। निकाल बार कर एक वीडियो दिखाए कि जनाब एक बंदा पैसे ले रहा है, यह हमारा वजीर कानून है, उससे इस्तीफा मांग ले, तो हाई मॉरल ग्राउंड। इस मुल्क की ये एक और तल्ख हकीकत है कि किस तरह पहले लोगों को करप्ट किया जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं, उनकी वीडियो बनाई जाती है, फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। जब काम निकल जाता है तो फिर उन्हें टिश्यू पेपर की तरह उठाकर फेंक देते हैं। तो कहने वाले ये भी कहते हैं, वो एक मिसाल देते हैं कि चेयरमैन नैब की वीडियो भी इसी तरह बनाई गई थी, जब वो जरा बेकरार हो रहे थे और वो कह रहे थे कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं, तो उन्हें भी एक वीडियो की हल्की फुल्की झलक करा दी गई, जिसके बाद वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए। अब बात जरा तल्ख है मगर सच पर मबनी है कि बदकिस्मती से हमारा सिस्टम ऐसा है और इस सिस्टम में ताबेदार लोग हमेशा गुड बुक्स में रहते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर कानून तो एक मिसाल है। अब पता नहीं और कितने लोग होंगे जिनकी वीडियोस होंगी, जिनका कोई ना कोई ऐसा मवाद होगा जिसकी बुनियाद पर उन्हें ब्लैकमेल किया जा सकता होगा, उन्हें साथ मिलाया गया होगा। तो करप्शन के इस हमाम में सारे नंगे हैं। अगर कोई नंगा ना हो या ना होना चाहिए तो सिस्टम से उठाकर बाहर फेंक देता है। तो खान साहब की टोकरी में पता नहीं कितने ऐसे अंडे जमा होंगे जो गंदे हैं, जिनको पहले किसी न किसी तरीके से कंट्रोल किया जाता है और फिर रिमोट कंट्रोल से चलाया जाता है। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूदात आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खिलाफ और मैं इफ्तिखार काज़मी। आगे बढ़ते हैं और एक और आम मौजू है जो काफ़ी दिनों से ज़ेर बहस है और वो मौजू ये है कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सियासत में से लातल्की का ऐलान और उसके ऊपर फिर तजिया निगारों की राय। जनरल रिटायर्ड इजाज़ अवार इस पर बात कर रहे हैं कि आखिर फ़ौज को ये क्यों कहना पड़ता है कि उन्हें सियासत में मत घसीटा जाए। वॉच दिस। मैं कह रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब ने उसको इस तरह पेंट नहीं ना किया जिस तरह इमरान खान साहब ने पेंट किया हर जगह पे। ये सवाल है। देखिए, मेरे ख्याल में उस वक्त उनकी अपोजिशन के मुंह को वो डिजीज नहीं थी जिसका जिक्र भट्टी साहब ने किया। अब वो अपोजिशन है जिसके मुंह को वो डिजीज है। बात सिर्फ इतनी सी है कि उस वक्त जब धरना हो रहा था इमरान खान का और कादरी का, तो उस वक्त आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इनसे बात करें और इनको कहें कि धरना खत्म करें, और उन दोनों को मॉडल टाउन जनरल की राहिल एफआईआर जनरल राहिल शरीफ ने दर्ज करवाई थी। जी, मैं वही कह रहा हूं कि उनको घर बुला लिया था इन दोनों को जनरल राहिल शरीफ ने आर्मी हाउस में प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट पे। क्या उस वक्त आर्मी को सियासत में घसीटा जा रहा था या नहीं? और फिर जब मॉडल टाउन का इंसिडेंट हुआ तो फिर उसकी एफआईआर के लिए भी जनरल राहिल शरीफ को रिक्वेस्ट किया गया। जब एतजाज एहसन चीफ जस्टिस की बहाली के लिए जुलूस लेकर चले तो प्राइम जनरल अशफाक परवेज के आने की कॉल पे वो जो कॉल ऑफ हो गया था। तो मैं अपने मुल्क की एक तारीख है कि ये तमाम के तमाम सियासतदान वक्तन फवक्तन बवक्ते जरूरत आर्मी के ऊपर लीन करते रहते हैं। और जैसा इरशाद भट्टी ने कह दिया और हमारे मुल्क की तारीख है कि 3 टेक ओवर आर्मी ने किए जिनको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। गलत इंटरवेंशन थी। बिल्कुल ठीक है सर, ये पॉइंट आ गया। ये क्विकली बिल्कुल और सियासतदानों का पाकिस्तान आर्मी को रिक्वेस्ट करना भी एक तारीख है। मैं आपसे इसको तारीख समझकर छुरी खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर गिरे, कटना बेचारे खरबूजे ने होता है। तो सियासतदान एस्टेब्लिशमेंट से सियासी मामला में मुदाखलत या उनका हल निकालने के लिए कहे तो उसका कसूर, ना कहे तो उसका कसूर। अब कसूर उनका बिल्कुल नहीं है जो पहले मसाइल पैदा करते हैं और फिर हल करने चल पड़ते हैं। इस बात को इस मुल्क में सब लोग अच्छी तरह जानते और मानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का हमेशा एक बहुत बड़ा किरदार रहा है, ऑन एंड ऑफ रहा है। कभी रहा है, कभी वो ऑफ भी रहा है। तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, एक तारीखी हकीकत है। लेकिन अब अगर एस्टेब्लिशमेंट इस बात का ऐलान कर रही है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ये ऐलान नहीं करती, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि हमारा ऐलान लातल्की है, तो फिर एक तो उसको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली उसका प्रूफ भी आना चाहिए। मैं तो इस बात के हक में हूं कि मूव ऑन, बात आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है उसने सियासत के अंदर इंटरवीन किया फिर बैक ऑफ किया। ये कई मरहलों में हमने देखा है। लेकिन जो कल वीडियो जारी हुई है उसने फिर इस मामले पर शक के दायरे लगा दिए हैं। अब क्योंकि ऐसी वीडियो कहीं और से आती नहीं है, तो माजी में भी अगर सियासतदानों के कहने पर एस्टेब्लिशमेंट सियासी मामलात में मुदाखलत करती रही है, तो फिर अब अगर एस्टेब्लिशमेंट से कहा जा रहा है कि वो सियासत से खुद को अलग कर दें, तो फिर जवाब ये क्यों आता कि हमें घसीटा ना जाए? मेरे ख्याल में तो वजाहत देने या जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। अब अगर इसको प्रोलॉन्ग करें कि सियासत के अंदर इन्वॉल्वमेंट कितनी है, तो दर्जनों वाकयात हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ जो मुकदमा था वो भी सियासी था, उस पर जो JIT बनी थी उसमें एस्टेब्लिशमेंट उसका हिस्सा थी। तो माजी में जब भी एस्टेब्लिशमेंट ने खुद को सियासत से डिसोसिएट किया है, उसका प्रैक्टिकली यानी अमली सबूत भी दिया है, जिससे उनकी इज्जत में कोई कमी नहीं आई, बल्कि हमेशा उनके वकार में और इज्जत में इजाफा ही हुआ है। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबर हो तब तो तजियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।